हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश के दो सेक्शन है। एक है प्रोज सेक्शन और एक है आपका पोइट्री सेक्शन। प्रोज सेक्शन में टोटल 11 चैप्टर हैं और पोइट्री सेक्शन में टोटल 10 चैप्टर हैं। जो प्रोज सेक्शन है आपका, जो इसमें 11 चैप्टर हैं, उन 11 चैप्टर के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। हर एक चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चुन चुन के सभी को आपको आज की इस वीडियो में करवाएंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाय। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसका मतलब होता है हिंदी में सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो किताब है, पुस्तक है, इसको किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी ने लिखा है। याद रखिएगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज रिटेन बाय महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज एन, यानी कि जो वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन है ये कहाँ का सिविलाइजेशन है? तो ग्रीस का। और यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन ए ग्रीस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेज, यानी कि छोटे से गांव से कौन सेटिस्फाइड थे, कौन खुश थे? तो हमारे एंसिस्टर। एंसिस्टर मतलब क्या होता है? तो पूर्वज। हमारे जो पूर्वज थे वो सेटिस्फाइड थे विथ स्मॉल विलेजेज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवर एंसिस्टर वे आर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेज। अगला क्वेश्चन है, डैश प्रेफर स्पिरिचुअलिज्म एंड मटेरियलिज्म, कौन प्रेफर करते हैं? तो ऑप्शन नंबर उसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, महात्मा गांधी, यानी एम गांधी भी हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज ए बेस ऑफ डैश। सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग जो है ये किसका है? ये किस सिविलाइजेशन का है? तो इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि सादा जीवन और उच्च विचार जो है कहाँ का थिंकिंग है? तो इंडिया का, ये इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर का ही। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, तो किसके लिए? तो पीपुल के लिए, लोगों के लिए। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीपुल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन ग्लोरी इज डेट इट इज। इंडियन ग्लोरी ये क्या है? इंडियन ग्लोरी जो है इमूवेबल है या इमूवेबल है? तो याद रखना है इमूवेबल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंडियन ग्लोरी इज डेट इट इज ए इमूवेबल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, यानी कौन जो थे स्पिरिचुअल लीडर्स के साथ साथ पॉलिटिशियन भी थे? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन और बापू, कौन जाने जाते हैं फादर ऑफ नेशन और बापू के नाम से, राष्ट्रपिता के नाम से कौन जाने जाते हैं? सबको पता है, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन और बापू, बापू के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी वेंट टू चंपारण। गांधी जी चंपारण में कब गए थे? 1917 में गए थे, 1917 में गए थे। कई लोगों का हिस्ट्री होगा तो हिस्ट्री में भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी चंपारण कब गए थे? तो 1917 में गए थे। अगला क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि इसको किसने लिखा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को? तो ये तो ऊपर ही देख लिए थे, महात्मा गांधी लिखे हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर एंसिस्टर एंजॉय ट्रू डैश रूल। आवर एंसिस्टर, हमारे जो पूर्वज थे वो खुश थे किसके साथ? अपने होम के साथ, अपने घर के साथ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किस चीज को? ट्रूथ, सच्चाई और सत्य, नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, इसको कौन चीफ वेपन की तरह यूज किए थे ब्रिटिश के खिलाफ? तो पता ही होगा, महात्मा गांधी जो थे वो किस चीज को लेकर लड़ाई किए थे? सत्य और अहिंसा, यही दो उनकी हथियार थे। कई लोगों का हथियार बम गोला होता है, बारूद होता है, लेकिन उनका हथियार क्या था महात्मा गांधी का? तो सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा ये महात्मा गांधी के दो चीफ वेपन थे, जिसको अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि जिसको कि ब्रिटिश के खिलाफ महात्मा गांधी यूज करके लड़ाई किए थे। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1950 टू 1948। कौन राज किए थे, कौन रूल किए थे, डोमिनेट किए थे इंडियन पॉलिटिक्स को 1915 से लेकर के 1948 के बीच, यानी कि 1948 के बीच? तो महात्मा गांधी। आप लोग जानते होंगे, हिस्ट्री जिनका होगा उनको पता होगा कि गांधी युग कहा जाता है 1915 से 1948 के युग को, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? एम गांधी। शॉर्ट में आपको कहीं पर देखने को मिल सकता है महात्मा गांधी। ठीक है, ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। और देखिए, अगर आप लोग हिंदी और इंग्लिश का नोट्स लेना
चाहते हैं ऐसा नोट्स जिस नोट्स को पढ़ने के बाद उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े और उसी से आपके एग्जाम में सारा का सारा क्वेश्चन मिल जाए, तो आप लोग इस नोट्स को ले सकते हैं। इस नोट्स में आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा टाइप क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे इंग्लिश की बात करें तो आपको ऊपर ही बता दिए थे 2 सेक्शन होते हैं आपके इंग्लिश में, एक होता है प्रोज सेक्शन और एक होता है पोएट्री सेक्शन। प्रोज सेक्शन में 11 चैप्टर है, पोएट्री सेक्शन में 10 चैप्टर है। तो इन 21 चैप्टर टोटल जो 21 चैप्टर है, 21 चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर वाइज सारा इस पीडीएफ में ऐड कर दिए। इसमें टोटल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या है वो 400 है। इतना कर लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंग्लिश में और कहीं से करने की नौबत नहीं आएगी। बस इतना ही आप लोगों के लिए इनफ रहेगा। सेकंड पीडीएफ की बात करें तो सेकंड पीडीएफ में आपके 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐड किए गए पूरे बुक से। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव सारा इसमें ऐड कर दिए हैं। समझ गए? 21 चैप्टर जो है 21 चैप्टर से हर एक चैप्टर का 1 या 2 जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में इस साल आ सकता है, ज्यादा क्वेश्चन है बस 40 ही है। इतना आप लोगों के लिए इनफ रहेगा। उसके बाद थर्ड बात करें तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश, आपको पता ही होगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी क्वेश्चन आता है। वो इंग्लिश के अलावा जो हिस्सा होता है वो होता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का दूसरा बुक है, उससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। तो उसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा जिसमें कि 80 क्वेश्चन रहेगा। फोर्थ पीडीएफ में 20 क्वेश्चन रहेगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश के सब्जेक्टिव का, ये भी आपसे पूछा जाएगा, वो भी 5 नंबर में, और 1-2 क्वेश्चन 2 नंबर में भी। फिर पीवाईक्यू 2018 से 24 तक, पहले का इसलिए नहीं है क्योंकि 14, 15, 16, 17 इस समय क्या होता था इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता था। फिल इन द ब्लैंक्स और मैच दिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो इतना सारा कुछ तो सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश में मिल रहा है। और हिंदी में काफ़ी मिल रहा है। हिंदी में क्या मिला तो देखिए, हिंदी में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होता है वो, फिर पीवाईक्यू 2012 से 24 तक, इतना सारा कुछ आपको मिल रहा है मटेरियल। यानी कि टोटल देख सकते हैं आपको टोटल 8 पीडीएफ मिलेगा। और इस 8 पीडीएफ को हिंदी के लिए तैयार कर लेते हैं तो आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है एग्जाम में। अब बात कर ले कि इस पीडीएफ को लेना किस तरह से और कैसे मिलेगा, तो देखिए इसके लिए केवल और केवल आपको 30 रुपीज पे करना, और 30 रुपीज में आपको दोनों सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा, चाहे वो हिंदी का हो या इंग्लिश का हो। ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से ओनली आपको 30 रुपीज पे करना है। जैसे ये नंबर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में डालिएगा, नाम आ जाएगा गौतम कुमार, उसमें आपको क्या करना है 30 रुपये पे कर देना। और जैसे ही आप पे कीजिएगा तो इसी नंबर से व्हाट्सएप भी है, तो इस नंबर के व्हाट्सएप पे आपको क्या करना है, ये जो पे कीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट इस नंबर से जो व्हाट्सएप है उस पर आपको मैसेज कर देना। सिंपल सा है, इस नंबर पे आपको 30 रुपये पे करना है, स्क्रीनशॉट दे करके इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है और आपका मैसेज कर देना आपको इंग्लिश और हिंदी। आपको जो पीडीएफ है हिंदी और इंग्लिश का दोनों आपको तुरंत मिल जाएगा। और इस पीडीएफ को अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, देख सकते हैं आपको पूरा सिलेबस का पीडीएफ मिल रहा है। यहाँ तक स्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी मिल रहा है, पीवाईक्यू भी मिल रहा है। समझ गए? यानी पिछला साल में जो क्वेश्चन किस तरह का पूछा गया वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बिहार बोर्ड में तो आपको पता ही होगा कि क्वेश्चन कई बार रिपीट होते ही हैं, तो इसलिए आपको पीवाईक्यू भी मिल रहा है। इतना सारा अगर आप लोग मटेरियल कर लेते हैं हिंदी और इंग्लिश के लिए तैयार, तो आप लोग एग्जाम के लिए निफिक्र हो जाइए। आपसे एग्जाम में इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। बस इतना आप लोग अच्छे से हिंदी और इंग्लिश के लिए तैयार कर लीजिए। और आप लोग अगर आर्ट्स वाले होंगे, साइंस वाले होंगे या कॉमर्स वाले होंगे, कोई भी स्ट्रीम के होंगे, तो ये पीडीएफ को पता ही होगा, ले सकते हैं, क्योंकि सबका सिलेबस तो सेम ही है। समझ गए? चलिए बात है अपने क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व्ड एज ए गवर्नर ऑफ। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो सर्व किए थे गवर्नर ऑफ, यानी कि कहाँ के गवर्नर भी रह चुके थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो बिहार के गवर्नर भी रह चुके थे, राज्यपाल भी रह चुके थे प्रेसिडेंट बनने से पूर्व। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे उनका जन्म कब हुआ था, तो 1897 1897 में डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन 1897, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ये इंडिया के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट कब बने थे, 1967 में। तो याद रखना है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, 1967। अगला क्वेश्चन है, डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। यानी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रोल मॉडल कौन थे डॉक्टर जाकिर हुसैन के, तो राधा कृष्णन। डॉक्टर राधा कृष्णन वाज द रोल ऑफ मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। याद रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे उनके रोल मॉडल कौन थे, तो डॉक्टर राधा कृष्णन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो क्या थे, तो ग्रेट नेशनलिस्ट थे। समझ गए? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट नेशनलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इज माई होम इज रिटेन बाय, पता ही होगा आप लोगों को, सेकंड चैप्टर ये आपका भारत इज माई होम, और उसके राइटर कौन है, किसने लिखा है उसको, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज ए। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ये ओथ यानी कि शपथ कब लिए थे, किस चीज़ का शपथ लिए थे, यहाँ पर कब नहीं पूछा जा रहा है, किस चीज़ का पूछा जा रहा है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो प्रेसिडेंट बनने के लिए शपथ लिए थे, शपथ ग्रहण किए थे। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ये अपना स्पीच कब दिए थे, भाषण कब दिए थे, तो 1967 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 1967। अगला क्वेश्चन है ए पिंच ऑफ सनफ इज रिटन बाय, यानी कि एक चुटकी भर खैनी, जो चैप्टर 3 है आपका ए पिंच ऑफ सनफ, इसके राइटर कौन है, लेखक कौन है, तो मनोहर मांगलोंकर। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ए पिंच ऑफ सनफ इज रिटन बाय मनोहर मांगलोंकर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज ए ह्यूमरस स्टोरी, द आर्टिस्ट, ए पिंच ऑफ स्नफ्स, ए चाइल्ड इज बॉर्न, द अर्थ। इस जो 4 ऑप्शन दिया हुआ इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन एक ह्यूमरस स्टोरी है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए ह्यूमरस स्टोरी, यहाँ पर स्टोरी पूछ रहा है, ये अच्छे से याद रखिएगा, कहानी पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नन्नू काका हैज प्लान टू मीट वाज, यानी कि दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन रहता है जिससे नन्नू काका प्लान करते हैं मिलने का, वो दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति रहता है वेलफेयर मिनिस्टर। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नन्नू काका हैज प्लान टू मीट वाज द वेलफेयर मिनिस्टर, कौन रहता है, तो वेलफेयर मिनिस्टर रहता है जिससे कि नन्नू काका प्लान करते हैं, वो दूसरा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण व्यक्ति रहता है, पहला नहीं, याद रखना है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नन्नू काका हैड प्लान टू मीट वाज द वेलफेयर मिनिस्टर, दूसरा इंपॉर्टेंट व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है नन्नू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी सम, नन्नू काका जो दिल्ली आते हैं तो किस चीज़ को देखने के लिए आते हैं, तो सम मिनिस्टर, कुछ मिनिस्टर को देखने के लिए नन्नू काका प्लानिंग करते हैं दिल्ली आने का, और वो दिल्ली आते हैं मिनिस्टर को देखने के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नन्नू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड ए राइट हिज चेक फॉर, यानी कि नन्नू काका जो है ये अपने चेक बुक को निकालते हैं और कितना रुपए का चेक लिखते हैं, कितने रुपए का चेक लिखते हैं, तो 1000 रुपये का, 1000 रुपी चेक, यानी याद रखना है आपको, नन्नू काका टुक आउट हिज चेक बुक, यानी कि वो अपना चेक बुक निकालते हैं, एंड राइट ए चेक फॉर 1000 रुपीज, 1000 रुपये का। डैश वेन टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट, डैश वेन यानी कि कौन, वेन टू जाते हैं मिनिस्टर से जोधपुर कोर्ट में मिलने के लिए, तो मनोहर मांगलोकर, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। मनोहर मांगलोकर वेन टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रतिराम वाज द सन ऑफ, रतिराम वाज द सन ऑफ किसका सन रहता है, तो सोहनलाल रतिराम का, किसका, तो सोहनलाल रतिराम का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नन्नू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ थर्ड क्लास, यानी कि थर्ड क्लास के टिकट पर मैनेज करते हैं नन्नू काका, ट्रेवल करते हैं सेकंड क्लास टिकट, समझ गए, नन्नू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ थर्ड क्लास, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नन्नू काका वेंट टू डैश ऑटो डीलर, नन्नू काका किस ऑटो डीलर के पास जाते हैं, तो अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिक्का ऑटो डीलर के पास, नन्नू काका वेंट टू द डैश यानी कि सिक्का ऑटो डीलर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज द, तो जो मिनिस्टर रहता है वो किस चीज़ का मिनिस्टर रहता है, तो वेलफेयर मिनिस्टर रहता है, उसका पोर्टफोलियो क्या रहता है, वेलफेयर मिनिस्टर रहता है, द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज द वेलफेयर, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु टुक ए पिंच ऑफ स्नफ्स, तो नन्नू काका टुक ए पिंच ऑफ स्नफ्स, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और फोर्थ चैप्टर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है आपका मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है कहाँ का रहने वाला था, तो द यूएसए का, याद रख लीजिएगा इसको अच्छे से, वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू द यूएसए, वैसे तो जितना क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, सभी प्रश्न जो है चुने हुए हैं, लेकिन अभी जो क्वेश्चन में वीवीआई आपको बताएंगे उसको तो आपको अच्छे तरीके से याद ही रखना है, यानी कि इस साल आने की काफ़ी ज़्यादा उस क्वेश्चन की संभावना है, इसलिए बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो था वो क्या था, तो एक नर्जियो था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन, यानी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि नोबेल प्राइज दिया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर को पीस के लिए, यानी कि शांति के लिए, तो ये जो नोबेल प्राइज था ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर को दिया कब गया था, तो याद रखना है 1964, नोबेल प्राइज फॉर पीस, यानी पीस मतलब होता है शांति, शांति के लिए दिया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 1964 में, याद रखना है नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर्स इन 1964। अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड ए डैश चिल्ड्रन, यानी कि उसके कितने बच्चे थे, तो 4 बच्चे थे, यानी 4 का यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड ए 4 चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मार्टिन लूथर किंग जूनियर्स लव्स द वाइट अमेरिकन, यानी कि ऑप्शन कहाँ के वाइट को, यानी कि कहाँ के गोरे लोगों को पसंद करता, तो अमेरिकन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा आई विल ड्रीम इज रिटन बाय, आई विल ड्रीम जो चैप्टर है इसको किसने लिखा है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, आई विल ड्रीम यानी कि मेरा एक सपना, ये इसके लेखक कौन है, आई विल ड्रीम इज रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर।
अगला क्वेश्चन है हु गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950, यानी किसको नोबेल प्राइज दिया गया था 1950 में लिटरेचर के लिए, यानी कि साहित्य के लिए। तो बर्ट्रैंड रसल को, बर्ट्रैंड रसल गॉट ए नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, किसके लिए दिया गया था, पूछा जा सकता है, याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि नोबेल प्राइज जो है बर्ट्रैंड रसल को 1950 में किस चीज़ के लिए मिला था, तो याद रखना लिटरेचर के लिए मिला था। जैसे कि वहाँ पर देखे थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर को मिला था पीस के लिए, शांति के लिए, वैसे इनको मिला था बर्ट्रैंड रसल को लिटरेचर के लिए। कब मिला था, तो डेट भी याद रख लीजिएगा 1950 को। अगला क्वेश्चन है हु राइट वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन, वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन जो है इसको किसने लिखा है, तो बर्ट्रैंड रसल ने लिखा है। बर्ट्रैंड रसल रिटेन वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैं क्रिश्चियन क्यों नहीं हूँ, इसको लिखा है बर्ट्रैंड रसल ने। अगला क्वेश्चन है आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटेन वाई, इसको किसने लिखा है, तो इसको भी बर्ट्रैंड रसल ने लिखा। आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटेन बाय बर्ट्रैंड रसल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्ट्रैंड रसल्स वाज ए फिलोसफर एंड ए, फिलोसफर तो थे ही बर्ट्रैंड रसल्स और साथ ही साथ के क्या थे, तो साथ ही साथ तो एक हिस्टोरियन भी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बर्ट्रैंड रसल्स वाज ए फिलोसफर एंड ए हिस्टोरियन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बर्ट्रैंड रसल्स बिलोंग्स टू, कहाँ के रहने वाले थे, तो ब्रिटेन के रहने वाले थे, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। बी से बर्टन और बी से याद रखना है ब्रिटेन, बर्ट्रैंड रसल्स बिलोंग्स टू ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा हु वाज ए फिलोसफर हिस्टोरियन एंड मैथमेटिशियन, इस क्वेश्चन को भी वीवाई करके आप लोग याद रखिएगा कि किस कौन जो फिलोसफर है, हिस्टोरियन है और साथ ही साथ मैथमेटिशियन भी है। तो याद रखना है आप लोगों को बर्ट्रैंड रसल वाज ए फिलोसफर, यानी कि बर्ट्रैंड रसल जो है फिलोसफर भी है, हिस्टोरियन भी है और मैथमेटिशियन भी है, ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। अभी जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं यहाँ पर तो आप लोग कर ले रहे हैं, लेकिन आप लोग जैसे ही वीडियो खत्म होगा इसके कुछ ही समय बाद आप लोग इसको भूल जाएगा, इसीलिए आपको उस पीडीएफ के बारे में ऊपर बता चुके हैं, उस पीडीएफ को आप लोग ले लीजिएगा और उससे बार बार आपको रिवीजन करते रहना है। उसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरी इंग्लिश बुक से है, 400 के करीब क्वेश्चन, 400 से ज़्यादा ही है, 450 के करीब क्वेश्चन है, उस सबको अगर कर लेते हैं तो उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और आप खुद सोच सकते हैं कि आपके टोटल 21 चैप्टर है, तो ये एक 450 क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा नहीं है आप लोगों के लिए, आप लोग याद कर सकते हैं। अगर आपको कोई बोल दे कि हम 100 क्वेश्चन बताएंगे और 100 में से ही आपके एग्जाम में सारा का सारा आ जाएगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। आप भी जानते हैं कि 21 चैप्टर है, यानी कि हर एक चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन कोई उठाएगा और बता देगा आपको यही आ रहा है, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि इतना सटीक तो कोई बता नहीं सकता है, ये वही बता सकता है जो क्वेश्चन सेट किया होगा, और क्वेश्चन सेट करने वाला आपको क्यों बताएगा। इसलिए आपको जो ऊपर पीडीएफ बताएं उसको ले लीजिएगा, उसमें जो 450 क्वेश्चन है ना उसको बस आपको अच्छे से पढ़ लेना है, याद कर लेना, समझ गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीवी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, तो सीवी जो था उसको किस में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो गाउट्स में, जो आप लोग कद्दू बोलते हैं उसमें था, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीगा नोया इज ए डैश राइटर, सीगा नोया जो है कहाँ के राइटर हैं, तो अच्छे से याद रखना है, ये भी बीवीआई क्वेश्चन है। सीगा नोया इज ए जैपनीज राइटर, कहाँ के राइटर है, तो जैपनीज के है, यानी कि जापान के राइटर हैं। अगला क्वेश्चन है सीवी रीड्स एट, यानी कि सीवी किस स्कूल में पढ़ता है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा था, हाई स्कूल में या मिडिल स्कूल में, तो याद रखना है प्राइमरी स्कूल में सीवी जो था वो पढ़ रहा था, और उसको इंटरेस्ट तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस चीज़ में था, तो उसको इंटरेस्ट था कद्दू में, समझ गए, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा प्राइमरी। अगला क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ 5 इंच गाउट्स ईच, यानी कि उसका प्राइस कितना था, 5 इंच का जो कद्दू था उसका प्राइस कितना था, तो 10 सेन, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और सेन क्या होता है, तो हमारे यहाँ क्या चलता है, रुपीज चलता है ना रुपीज, वैसे ही, और जैसे अमेरिका में डॉलर चलता है वैसे जापान में कहाँ क्या चलता है, तो सेन चलता है, समझ गए, याद रखिएगा। हमारे यहाँ जो मुद्रा है उसका नाम क्या है, तो रुपीज है, करेंसी का नाम क्या है, तो रुपीज है, वैसे जो जापान है वहाँ पर सेन चलता है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द आर्टिस्ट इज ए, तो द आर्टिस्ट जो है क्या है, तो एक शॉर्ट स्टोरी है, एक छोटा कहानी है, क्या है आर्टिस्ट, तो द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द आर्टिस्ट इज रिटेन बाय, जो आर्टिस्ट शॉर्ट स्टोरी है इसको किसने लिखा है, इसका राइटर कौन है, तो सिगा नोया है, द आर्टिस्ट इज रिटेन बाय सिगा नोया। अगला क्वेश्चन है सीवी वाज ए डैश जैपनीज बॉय, यानी कि वो कितने साल का जैपनीज बॉय था, तो याद रखना है 12 ईयर्स ओल्ड, 12 साल का जैपनीज बॉय था कौन, तो सीवी। अगला क्वेश्चन है हमारा सीवी वाज ए 12 ईयर, ये वही सेम क्वेश्चन है, एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है कि सीवी वाज ए जैपनीज बॉय, मतलब कहाँ का जैपनीज बॉय था, सॉरी जैपनीज बॉय तो था लेकिन कितने साल का था, तो बता ही दिए 12 ईयर्स ओल्ड। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कि सीवी 12 साल का तो था लेकिन था कहाँ का, तो वही सेम क्वेश्चन है, बस उसको उल्टा कर दिया, और सेम आपके एग्जाम में भी ऐसे ही पूछ सकता है, तो याद रखना है सीवी वाज ए 12 ईयर्स जैपनीज बॉय, हिंदी में याद कर लीजिए, सीवी जो था वो 12 साल का था और जापान का था, समझ गए। और उसको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो था, यानी किसी को होता है ना कि बचपन में यहाँ पर रहते हैं तो कई लोग क्या करते हैं उस सिक्का जमा करते रहते हैं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, सिक्का होगा, तो वैसे ही सीवी जो था उसको, वो जो कद्दू होता है ना उसको कलेक्ट करने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था उसी चीज़ में।
अगला क्वेश्चन है हु हैज रिटेन ए चाइल्ड इज बॉर्न। ए चाइल्ड इज बॉर्न जो चैप्टर है इसको किसने लिखा है, इसके लेखक कौन है, तो जर्मन गेरियर, यहाँ पर जी गेरियर लिखा हुआ है, इसी से याद रख लीजिए। ए चाइल्ड इज बॉर्न चैप्टर जो है इसके लेखक है ए चाइल्ड इज बॉर्न इज रिटेन बाय जर्मन गेरियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट पैलेस फॉर द वुमेन इज। जब महिला प्रेग्नेंट रहती है उस समय उसके लिए बेस्ट पैलेस क्या होगा, उसके लिए बेस्ट जगह क्या होगा, तो हर मदर हाउस, यानी कि उसके जो माँ का घर होता है उसके लिए सबसे अच्छा जगह माना जाता है जिस समय कि कोई महिला जो होती है वो प्रेग्नेंट रहती है उस समय। समझ गए। और ये आपको सिंपल सा है, इसका आंसर तो आपको पता ही होना चाहिए कि जिस समय जो कि महिला रहती है प्रेग्नेंट वो अधिकतर कहाँ चली जाती है, तो अपने माँ के यहाँ चली जाती है। उसको ऐसा लगता है और हमारे समाज में ऐसा प्रचलन भी है कि उसके माँ के घर पर उसका ज़्यादा ख्याल शायद रखा जाए उसके ससुराल से ज़्यादा, इसलिए क्या होती है और जो महिला होती है प्रेग्नेंट वो चली जाती है हर मदर हाउस, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वुमेन प्रेफर हर मदर हाउस बिकॉज, मतलब वो जो अभी आपको बात की जो प्रेगनेंसी के समय जो महिला होती है वो अपने मदर के घर यानी कि अपने माँ के घर क्यों जाना चाहती है, क्यों ऐसा उसको क्यों लगता है, उसको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उसे लगता है कि सी गेट्स ए प्रॉपर केयर देयर, यानी कि उसको वहाँ पर प्रॉपर केयर मिलेगा, उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा, ऐसा महिला को लगता है प्रेग्नेंट वुमन को, इसीलिए वो अपनी माँ के घर चली जाती है, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा व्हेन बेबी इज बोर्न इट इज़ द ओकेजन ऑफ जॉय ऑफ, तो किसके लिए जॉय, देखिए अब किसी बच्चे का जन्म होगा तो ये जो जॉय का खुशी का समय रहेगा, इस खुशी का समय होल फैमिली के लिए रहेगा, ऐसा तो नहीं है कि फादर के लिए रहेगा मदर के लिए नहीं रहेगा या स्ट्रेंजर के लिए रहेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है, जो उसके पूरे फैमिली रहते हैं उस सभी के लिए खुशी का माहौल आता है जब किसी बेबी का बच्चे का जन्म होता है। समझ गए। व्हेन द बेबी इज बोर्न इट इज एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर द होल फैमिली। द नेमिंग सेरेमनी इज, तो जो बच्चे का नामकरण किया जाता है नेमिंग सेरेमनी होता है वो क्या होता है, तो अच्छा होता है, लवली होता है, प्यारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द नेमिंग सेरेमनी इज लवली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द नेमिंग सेरेमनी इज हेल्ड व्हेन द बेबी इज, मतलब बच्चा कितने दिन का होता है तब उस बच्चे का नामकरण किया जाता है, तो 7 डे ओल्ड, जब बच्चा 7 दिन का होता है तब बच्चे का नामकरण किया जाता है, यानी कि द नेमिंग सेरेमनी इज हेल्ड व्हेन द बेबी इज 7 डे ओल्ड, यानी कि 7 दिन का। अगला क्वेश्चन है न्यू क्लॉथ आर ब्राउड फॉर, यानी कि बच्चे के लिए जो नया कपड़ा होता है वो बच्चे किसके लिए खरीदा जाता है, यानी कि न्यू क्लॉथ आर ब्राउड फॉर किसके लिए खरीदा जाता है, तो जो बच्चे होते हैं और माँ होते हैं दोनों के लिए खरीदा जाता है न्यू कपड़ा, जो बच्चे के बाद जो 7 दिन बाद जो उसका नामकरण किया जाता है उस समय जो नया कपड़ा किस किस के लिए खरीदा जाता है, तो याद रखना बच्चा और माँ दोनों के लिए, बोथ के लिए। अगला क्वेश्चन है जर्मन गेरियर वाज बॉर्न इन, जर्मन गेरियर का जन्म कब हुआ था, तो याद रखना 1939 1939 में जर्मन गेरियर का जन्म हुआ था। और ये एजुकेट कहाँ से हुए थे, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया से। वो वही क्वेश्चन है कि जर्मन गेरियर वेयर एजुकेटेड इन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आपको बोल ही दिए थे। जर्मन गेरियर को एजुकेट कहाँ से हुए थे, तो ऑस्ट्रेलिया से हुए थे, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और उनका जन्म कब हुआ था वो भी याद रखिएगा 1939 1939 में जर्मन गेरियर का जन्म हुआ था और एजुकेट हुए थे ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन है जर्मन गेरियर हैज रिटेन द लेसन, कौन सा लेसन कौन सा चैप्टर जर्मन गेरियर ने लिखा है, तो लिखा है ए चाइल्ड इज बॉर्न, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए जर्मन गेरियर हैज रिटेन द लेसन ए चाइल्ड इज बॉर्न, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जर्मन गेरियर इज एन ए डैश राइटर, तो ये किस तरह के राइटर है, कहाँ के हैं, तो ऊपर ही देख चुके हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़े थे, तो अब ऑस्ट्रेलिया में पढ़े होंगे तो ऐसा हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की राइटर हो, तो याद रखिएगा जर्मन गेरियर इज एन ए ऑस्ट्रेलियन राइटर। कहाँ का राइटर है जर्मन गेरियर, तो ऑस्ट्रेलिया के। हमारे देश में क्या होता है कि ऐसा हो जाता है कि हम भारत के हैं लेकिन पढ़ने के लिए कहीं और चले जाते हैं, लेकिन दूसरे देश के जो लोग होते हैं वो अधिकतर अपने देश में शिक्षा ग्रहण करते हैं। रेयर केस में होता है कि वो कहीं और किसी देश में चले जाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन इस जगह के लोग क्या या यूएसए इस तरह जगह के जो लोग होते हैं वो अधिकतर अपने देश में ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा जर्मन गेरियर इज ए फेमस डैश राइटर, यानी कि जर्मन गेरियर जो है ये कहाँ के फेमस राइटर है, तो ऊपर देख चुके हैं उस जर्मन गेरियर जो फेमस डैश राइटर, अच्छा किस तरह के राइटर है जर्मन गेरियर जो है फेमस किस तरह के राइटर है, तो फेमिनिस्ट राइटर है, किस तरह के, तो फेमिनिस्ट राइटर, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। याद रखिएगा जर्मन गेरियर इज ए फेमस फेमिनिस्ट राइटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द न्यूज इन द न्यूज पेपर इज जनरली, तो जनरली क्या रहता है न्यूज़पेपर में जो न्यूज रहता है वो सम वाट चेंज, मतलब किस चीज़ कुछ चेंज हुआ रहता है। जैसे न्यूज़पेपर में पढ़ते तो क्या पढ़ते हैं कि कहीं महंगाई बढ़ गई महंगाई घट गई किसी का कुछ हो गया, इसी तरह का न्यूज रहता है ना, तो कुछ जो चेंजेज होता है हमारे समाज में उसी के बारे में रहता है, यानी कि सम वाट चेंज क्या चेंज हुआ उसी के बारे में न्यूज़पेपर में रहता है। तो द न्यूज इन द न्यूज पेपर इज जनरली सम वाट चेंज्ड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डॉर्थी एल सेयर्स वाज बॉर्न इन, डॉर्थी एल सेयर्स का जन्म कब हुआ था, तो 1893, ऑप्शन नंबर यहाँ पे है तो ऑप्शन डी में है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डॉर्थी एल सेयर वाज बॉर्न इन 1893, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
और सी डाइड इन, यानी कि जन्म तो हुआ था 1893 में और मृत्यु हुआ था 1957 1957। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखना है, डॉर्टी एल सीयर्स वाज बोर्न इन 1893 और डाइड इन 1957। यहाँ पर 19 छूट गया, 1957, ठीक है, याद रखिएगा, नाम याद रख लीजिए, डॉर्टी एल सीयर्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉर्टी एल सीयर्स वाज एजुकेटेड एट, तो इनका जो एजुकेशन था ये कहाँ से हुआ था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुआ था। याद रखिएगा, डॉर्टी एल सीयर्स वाज एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। एक और चीज़ आपको याद रखना है, और पूछा जाए कि कौन वो महिला है जो कि सबसे पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एजुकेट हुई थी, तो वो है डॉर्टी एल सीयर्स। समझ गए, इसको याद रखिएगा। इन डेमोक्रेसी द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, इसमें जो प्रेस की क्या है, जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, वो किस तरह क्या है, नेसेसरी है या नॉट नेसेसरी है या डेंजरस है? तो याद रखना है नेसेसरी है, जरूरी है। डेमोक्रेसी यानी कि एक सफल लोकतंत्र, जैसे हमारे भारत में क्या है, प्रेस को आज़ादी है और ये क्या है, नेसेसरी, और ये जरूरी भी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेसेसरी। इन डेमोक्रेसी द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज नेसेसरी। अगला क्वेश्चन है, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग, यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी कि जो अखबार होता है उसकी आवाज़ को दबाया जा सकता है, न्यूज़ की आवाज़ को दबाया जा सकता है, तो ऐसा किस समय में किया जा सकता है? तो वार के समय। जब ऐसा हो कि किसी देश में वार छिड़ा हो तो वहाँ की जो सरकार है वो फ्रीडम ऑफ प्रेस को रिस्ट्रिक्टेड कर सकती है। तो याद रखना है, वार के समय में, युद्ध के समय में, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग वार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ फ्री इज द प्लेस इज रिटेन बाय, इसके लेखक कौन है, इसको किसने लिखा है? तो डॉर्टी एल सीयर्स। हाउ फ्री इज द प्लेस इज रिटेन बाय डॉर्टी एल सीयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉर्टी एल सीयर्स हैज रिटेन द लेसन, इस लेसन को किसने लिखा है? तो हाउ फ्री इज द प्लेस। डॉर्टी एल सीयर्स किसने कौन सा लेसन लिखा है? तो हाउ फ्री इज द प्लेस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट चीप सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज, तो एडवर्टाइजमेंट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो न्यूज़पेपर का रेवेन्यू का सोर्स होता है वो क्या होता है? तो एडवर्टाइजमेंट होता है। जैसे न्यूज़पेपर आप खरीदने जाते हो तो कितने रुपए में देता है? ज़्यादा 5 रुपये में देता है, कहीं पे 4 रुपये में देता है। लेकिन जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्या आपको पता है कि वो जो न्यूज़पेपर छापा जाता है उसका प्राइस ही 20 रुपये रहता है, 20 रुपये से ज़्यादा ही रहता है, 15 से 20 के बीच में रहता है। तो फिर वो जो न्यूज़पेपर है वो आपको 4-5 रुपये में कैसे दे देता है? तो उसकी कमाई कैसे होती है? तो एडवर्टाइजमेंट से। जब हम देखते हैं न्यूज़पेपर खोलते हैं तो उसमें क्या रहता है, आधा से ज़्यादा तो एडवर्टाइजमेंट ही रहता है। तो न्यूज़पेपर वाले क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट से कमा लेते हैं। और ये जो न्यूज़पेपर है बहुत ही कम दाम में बेच देते हैं, ताकि अगर जब 20 रुपये रहता है तो शायद कई लोग खरीद ही नहीं पाते। जहाँ 100 लोग अभी खरीदते हैं तो हो सकता है जब 20 रुपये उसका कीमत रहता है तो 10 लोग खरीदते हैं, लेकिन अभी 4-5 रुपये तो अधिकतर लोग खरीद भी पाते हैं। और इससे जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं उनका न्यूज़पेपर तो बिक ही जाता है, और वो तो हानि में अपना न्यूज़पेपर बेच देते हैं, लेकिन उनको हानि तो होती नहीं है क्योंकि वे एडवर्टाइजमेंट से पहले ही कमा लेते हैं। समझ गए आप लोग? तो याद रखना है, जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं वो 15 से 20 रुपये का सिर्फ उसका प्रिंटिंग कॉस्ट ही होता है, लेकिन वो आपको 4 से 5 रुपये में दे देते हैं क्योंकि वो पहले ही एडवर्टाइजमेंट से कमा लेते हैं। तो उसका पहला सोर्स क्या होता है? द फर्स्ट चीप सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज एडवर्टाइजमेंट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एचईविट्स आल्सो वर्कड फॉर सम टाइम एज एन, तो एचईविट्स जो थे कुछ समय के लिए काम कर चुके हैं, तो किस चीज़ पर में काम कर चुके हैं? तो जर्नलिस्ट के रूप में, पत्रकार के रूप में एचईविट्स जो है कुछ समय के लिए काम कर चुके हैं। एचईविट्स आल्सो वर्कड फॉर सम टाइम एज एन जर्नलिस्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ, तो वेंजी जो है स्कूल छोड़ देता है कितने साल की उम्र में? तो 14, यानी कि 14 साल में वेंजी जो है स्कूल को छोड़ देता है। वेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 14। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंजी वाज द सन ऑफ, तो वेंजी जो है किसका बेटा रहता है? तो जॉनसन का बेटा रहता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। वेंजी वाज द सन ऑफ जॉनसन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द अर्थ इज रिटेन बाय, द अर्थ जो है इसको किसने लिखा है? तो याद रखना है एचईविट्स ने। द अर्थ इज रिटेन बाय एचईविट्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉनसन वाज ए पुअर, तो वो पुअर क्या रहता है? किसान रहता है। जॉनसन वाज ए पुअर फार्मर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश इज अबाउट ए फार्मर जॉनसन एंड हिज सन बेंजी, यानी कि क्या जो है कौन सा चैप्टर जो है वो फार्मर यानी कि किसान जॉनसन के बारे में और उसके बेटे बेंजी के बारे में, कौन सा चैप्टर है? तो द अर्थ चैप्टर। तो याद रखना है, द अर्थ इज अबाउट ए फार्मर जॉनसन एंड हिज सन बेंजी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द अर्थ। और नेक्स्ट है, एचईविट्स बिलोंग्स टू, तो एचईविट्स जो है कहाँ से बिलोंग करने वाले, कहाँ के रहने वाले हैं? तो ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। एचईविट्स बिलोंग्स टू ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, पर्ल एस्पेक हैड एंड डैश फैमिली डॉक्टर, तो क्वेश्चन है हमारा, पर्ल एस्पेक हैड एंड डैश फैमिली डॉक्टर, तो कहाँ के फैमिली डॉक्टर? तो इंडियन फैमिली डॉक्टर। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर आई इज एन इंस्पायरिंग, तो इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर आई क्या है ये आपको बताना है, इससे स्टोरी, नॉवेल या फिर ड्रामा? तो याद रखना है इससे है। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर आई इज एन इंस्पायरिंग इससे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर आई इज रिटेन बाय। तो इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर आई जो है इसको किसने लिखा है, तो पर्ल एस बक ने। ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, पर्ल एस बक इज एन ए डैश राइटर। तो ये कहाँ के राइटर है, पर्ल एस बक तो अमेरिकन राइटर है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्ल एस बक केम टू नो अबाउट इंडिया थ्रू। तो पर्ल एस बक जो है वो इंडिया आते हैं किस चीज़ को जानने के लिए, तो बुद्धिज्म को जानने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पर्ल एस बक कम टू नो अबाउट इंडिया थ्रू ए बुद्धिज्म। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए मैरिज प्रपोजल वाज रिटेन बाय, इसके लेखक कौन है, इसको किसने लिखा है, तो एंटोन चेखव ने। ए मैरिज प्रपोजल वाज रिटेन बाय एंटोन चेखव, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आर के नारायण हैज रिटेन, तो आर के नारायण ने क्या लिखा है, तो द गाइड को लिखा है। तो याद रखिएगा द गाइड इज रिटेन बाय आर के नारायण, या फिर पूछ सकता है आर के नारायण हैज रिटेन द गाइड, किसी भी तरह से पूछे तो याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, एंटोन चेखव बिगन हिज कैरियर बाय राइटिंग डैश। तो एंटोन चेखव जो थे वो अपने जो शुरुआत किए थे अपने करियर का, तो किस चीज़ से शुरुआत किए थे, तो कॉमिक स्केच से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंटोन चेखव बिगन हिज कैरियर बाय राइटिंग कॉमिक स्केच लिख करके एंटोन चेखव जो थे अपने जिंदगी का शुरुआत किए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैश वाज ए ड्रामाटिस्ट एंड ए शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ रसिया। कौन जो है वो ड्रामाटिस्ट तो है ही और साथ ही साथ एक छोटा स्टोरी राइटर भी है, रसिया का है। और रसिया का रहने वाला कौन है, तो एंटोन चेखव है। और वो क्या है, तो ड्रामाटिस्ट है और शॉर्ट स्टोरी राइटर है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले एंटोन चेखव बिलोंग्स टू, तो याद रखना है रसिया। ठीक है, इस तरह से आपको कंप्लीट रखना है, समझ गए। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है प्रोज सेक्शन। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऊपर जो आपको बता चुके हैं पीडीएफ के बारे में, उस पीडीएफ को आप लोग जरूर ले लीजिएगा। केवल 30 रुपये आपको पे करना है। 30 रुपये में अभी कुछ नहीं होता है, लेकिन आप लोग अगर 30 रुपये पे करके उस नोट्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। जो लोग सोचते हैं कि इंग्लिश में तो उनके अच्छे मार्क्स कभी आ ही नहीं सकते, पास तो छोड़ दीजिए, कई लोग सोचते हैं कि अच्छे मार्क्स तो कुछ भी आ ही नहीं सकता है। कई बच्चे तो ऐसा भी सोचते हैं कि पास भी नहीं हो सकते। तो उन सबको टेंशन छोड़ देना है। जो पीडीएफ है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। उसमें जितना जो है ना, जैसे आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़िएगा तो ज़्यादा बड़ा आपको आंसर नहीं मिलेगा, सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल वे में उसमें आंसर दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आंसर दिया हुआ है, सब कुछ में आंसर क्वेश्चन सब साथ में, समझ गए। वो सारा पीडीएफ आप लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको इंग्लिश और हिंदी के लिए टेंशन छोड़ देनी है।